एंड वेलकम टू दीक्षांश एडुटेक। मैं आप लोगों का एसएसटी टीचर प्रवेश सर। तो आज हम लोग हिस्ट्री जो कर रहे थे उसका आज हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री में कि ये जो हमारे एज ऑफ रेवोल्यूशन से 1830 टू 1848 तो इस दौरान क्या क्या हुआ है वहाँ पर रेवोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट का रूल ख़त्म होते तो उसके बाद कांग्रेस ऑफ वेना क्या किया था। उसके दौरान फ्रांस में फिर से बर्बन डायनेस्टी को क्या किया गया था, रिस्टोर किया गया था। तो यानी कि 1815 के बाद कंजर्वेटिव का यही जोर था कि पूरे यूरोप में अब सिर्फ किसका ही रूल रहे, कंजर्वेटिव का, एंड पूरे यूरोपियन कंट्रीज में मोनार्की ही क्या करे, रूल करे। तो वो लोग ये जोड़ पे था कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोनार्की रूल ही होना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड वहाँ पर हम देख भी सकते कि रेवोल्यूशनरीज फिर मोनार्की सिस्टम को हटाकर नया लिबरल यानी कि नेशनलिस्ट फीलिंग यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वो लोग लाना चाहते थे। यानी कि सिंपली वी कैन से कि मोनार्की सिस्टम को हटाकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाना चाहते थे। यानी कि इधर से कंजर्वेटिव भी अपना कर रहा है, उधर से जो नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज वो लोग भी अपना काम कर ही रहे थे, चाहे वो छिपकर हो चाहे वो सीक्रेटली हो। क्योंकि 1815 के बाद तो थोड़ा कंजर्वेटिव क्या हो गया था, पावरफुल हो गया था। तो यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि जो आयरलैंड जर्मनी, पोलैंड इटली, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो आयरलैंड है, जर्मनी पोलैंड, इटली में हम देख सकते हैं कि लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म वो स्टार्टेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास एलाइट। यानी कि इटली जर्मनी, पोलैंड एंड आयरलैंड में जो नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म्स लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम एंड नेशनलिज्म मीन्स दैट फीलिंग ऑफ लव फॉर द नेशंस। इस तरह का जो सेंटिमेंट को क्रिएट करने का जो काम, यानी कि इस तरह का जो रिजल्ट लाना चाहते थे, कहाँ पर, पोलैंड में, जर्मन में, इटली एंड आयरलैंड में, वो किस वर्ग से बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास एलाइट। ज़्यादातर वो लोग प्रोफेसर्स स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स कमर्शियल मिडिल क्लासेस यानी कि सभी लोग एजुकेटेड लोग मोनार्की सिस्टम को नहीं चाहते थे। एजुकेटेड लोग क्या चाहते थे, अपने देश में लिबरलिज्म चाहते थे, नेशनलिज्म चाहते थे, एंड सरकार भी उन्हीं लोग का चुना हुआ वो लोग चाहते थे। इसीलिए वो लोग धीरे धीरे अंदर अंदर से वो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। तो इसी टाइम जब वो लोग सीक्रेटली या तो अननली वो लोग काम कर रहे थे, उसी टाइम यहाँ पर फ्रांस में फिर क्या शुरू हो जाते जुलाई में 1830 में फ्रांस में फिर से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाते। 1815 में फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को फिर से क्या किया था, रिस्टोर किया था। फिर 15 साल के बाद 1830 में फिर से वहाँ पर क्या शुरू हो गया, रेवोल्यूशन शुरू हो गया। एंड उस रेवोल्यूशन ने फिर मोनार्की को हटाकर मोनार्की को हटा तो नहीं दिया जैसे मोनार्की को किस में चेंज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर से उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रखा, यानी कि अब फिर से पहले संविधान को हटा दिया था 1815 में, फिर से संविधान लाए उन लोगों ने। एंड संविधान लाकर संवैधानिक हिसाब से अब फिर से फ्रांस को चलाने के लिए बोला। एंड उस टाइम वहाँ का राजा था लुइस फिलिप था, एंड विच हैड बीन रिस्टोर्ड आफ्टर 1815 बाय द कांग्रेस ऑफ वीना। ये तो कांग्रेस ऑफ वीना जो हम लोगों ने देखा था 1815 में फ्रांस में ही बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करके कंजर्वेटिव दिखाना चाहते थे कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं उसी को हमने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। वहाँ पर बर्बन डायनेस्टी को क्या करके, रिस्टोर करके इस तरह का सोच उन लोगों ने रखकर वहाँ पर बर्बन डायनेस्टी को क्या किया था, रिस्टोर किया था। लेकिन फिर से 1830 में फिर से वहाँ के रेवोल्यूशनरीज ने फ्रेंच के रेवोल्यूशनरीज ने फिर से मोनार्की को हटाकर, यानी कि मोनार्की को रखकर फिर से नया संविधान लाकर फ्रांस को क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। अब जब यहाँ पर ये हो गया, फिर से अदर यूरोपियन कंट्रीज फिर से क्या हो गए, इन्फ्लुएंस्ड हो गए, प्रभावित हो गए और इंस्पायर्ड हो गए। अरे जो फ्रांस में फिर से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था, फिर से वहाँ के रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, वहाँ पर
कॉन्स्टिट्यूशंस को लाकर फिर से ओके फ्रेंच गवर्नमेंट को क्या बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना लिया। तब तो ओके हमें भी क्या करना चाहिए, रेवोल्यूशन करना चाहिए। ओके तो इस तरह का फिर से अब पूरा यूरोपियन कंट्रीज में फिर से जोश क्या हो गया, ओके भर गए। उसके बाद ओके यहाँ पर जो ये बेल्जियम है, ओके बेल्जियम उस टाइम नीदरलैंड के कंट्रोल में था, ठीक है। रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रुसेल्स, यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोगों को बेल्जियम, ओके। होलैंड यहाँ पर लिखा हुआ है, होलैंड को ओके हम लोग नीदरलैंड भी कहते हैं। रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रुसेल लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द ओके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ओके नीदरलैंड, यानी कि पहले नीदरलैंड एंड बेल्जियम ओके इस तरह थे, ओके एक ही पॉलिटिकल एरिया के अंदर थे। अब जब ये फ्रांस का ओके घटना उन लोगों ने सुना, वो लोग इन्फ्लुएंस्ड हो गए और उसके बाद ओके उन लोगों ने क्या किया, ब्रुसेल में रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। उसी का नतीजा है कि ओके बेल्जियम नीदरलैंड से क्या हो गए, अलग हो गए, यानी कि इंडिपेंडेंट ओके नेशंस हो गए। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ ओके यहाँ पर ग्रीस, ओके ग्रीक, यहाँ पर ग्रीस में ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि ओके अब ग्रीक को भी क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि ग्रीक यहाँ पर किसके कंट्रोल में थे, ओके ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। सॉरी ओके यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ग्रीस ओके यहाँ पर जो देख रहा है आप लोगों को ऑटोमन एम्पायर, ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था ग्रीस। तो अब ग्रीस में भी ओके लोगों ने, वहां के लोगों ने ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस ओके स्टार्ट किया। एंड ओके ये स्टार्ट किया था उन लोगों ने 1821 में। किसने स्टार्ट किया था, ग्रीक नेशनलिस्ट, ओके ऑब्वियसली ओके वहां के नेशनलिस्ट जो ग्रीक को एक आजाद ओके देश देखना चाहते थे, जो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। उन लोगों ने 1821 में क्या स्टार्ट किया, रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, वार स्टार्ट किया ओके इसके खिलाफ। एंड वो जो वार स्टार्ट किया और रेवोल्यूशन स्टार्ट किया ओके उसे बहुत सारा सपोर्ट मिला। जैसे जो ग्रीक्स ओके लिविंग इन एग्जाइल, यानी कि एग्जाइल मीन्स जिसको देश से क्या किए जाते ओके बाहर किए जाते, क्योंकि 1815 के बाद ओके कंजर्वेटिव ने ऐसा ओके स्ट्रिक्ट कानून ओके उन लोगों ने फॉलो किया यूरोप में कि अगर कोई कंजर्वेटिव के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ ओके थोड़ा भी आवाज़ उठाएंगे ओके उसे देश से क्या कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। अगर कोई रिपब्लिक के बात भी करेंगे, अगर कोई रेवोल्यूशंस ओके करने का बात तो छोड़ो, रेवोल्यूशंस का बात भी करेंगे, अगर कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन में ओके जो भी चेंजेस हुआ था उसके बारे में भी बात करेंगे, उसे क्या कर दिए जाएंगे, देश से बाहर कर दिए जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को ओके बाहर कर दिया गया था, ग्रीक का भी ओके। वो बाहर जो बैठने वाले थे ओके वो लोग बहुत खुश हो गए अगर उन लोगों ने ग्रीक नेशनलिस्ट को क्या किया, सपोर्ट किया। उसी के साथ साथ बहुत सारे वेस्ट ओके यूरोपियन कंट्री जिसको सिंपैथी था कि ओके एंशियंट ग्रीक कल्चर के ऊपर, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी हमारे सिविलाइजेशन ओके स्टार्ट हुआ था वो ग्रीक से ही हुआ था। इसीलिए ओके हम लोग पढ़ते भी हिस्ट्री में कि क्रैडल ऑफ ओके द ग्रीक ओके सिविलाइजेशंस, क्रेडल ऑफ द हिस्ट्री भी कहते हैं ग्रीक को, क्योंकि सिविलाइजेशंस वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ओके यूरोपियंस लोग भी क्या कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हाँ ग्रीक को ओके ये सही में ओके सही नहीं है कि वो किसी के कंट्रोल में वो क्या कर रहा है, रह रहा है, या तो वो उसे कोई कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जब सिविलाइजेशंस वहाँ से स्टार्ट हुआ है अब ओके उसी कंट्री को कोई ओके दूसरा एम्पायर क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ये तो सही नहीं है ओके। इसीलिए वो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे और ओके वो लोग और ज़्यादा क्या हो गए, इंस्पायर्ड हो गए। और जितना भी पोएट्स था ओके, पोएट्स ओके आर्टिस्ट, उन लोगों ने ग्रीस को इस तरह से दिखाया कि ओके ग्रीस इज द क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी कि क्रेडल मीन्स बिगिनिंग, जो सिविलाइजेशन सभ्यता का जो शुरुआत था वो ग्रीस से हुआ है ओके, यानी कि ग्रीस से हुआ है। तो ग्रीस को ओके किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए ओके, उसे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। जबकि ओके ह्यूमन का जो सिविलाइजेशन से वो ग्रीस से हुआ है, तो फिर आज ओके वो किसी के कंट्रोल में कैसे रह सकते। तो इस तरह से ओके वो लोगों ने अपने ओके पोइम के थ्रू ओके एंड आर्टिस्ट ओके अपने कलाएं के थ्रू ओके वो लोग क्या करने लगे, लोगों को दिखाने लगे कि हमें हमारे आज़ादी के लिए ओके हमारे इंडिपेंडेंट नेशंस के लिए हमें क्या करना होगा, लड़ना होगा। तो ओके उन लोग का भी बहुत ही कंट्रीब्यूशन है। एंड उन लोगों ने सब ग्रीक्स को अपील किया कि ऑटोमन खिलाफ ओके ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ क्या करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए कि हम ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। जबकि सभ्यता की बात करें तो सभ्यता भी ओके ग्रीस से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एंड जो भी लोग ओके बाहर थे ओके उन लोगों ने भी सपोर्ट किया ओके ग्रीक के इंडिपेंडेंस वार में।
एंड एक ओके इंग्लिश पोएट था वो लॉर्ड ब्रायन, उसने बहुत ही सपोर्ट किया, फंडिंग भी किया, ओके एकदम खुद ओके उसमें सम्मिलित यानी कि पार्टिसिपेट करके 1824 तक ओके उसने क्या किया, सपोर्ट किया, मूवमेंट को आगे बढ़ाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओके 1824 में बिकॉज ऑफ फीवर ओके ही वाज डाइड। उसके बाद फाइनली रेवोल्यूशंस तो चलते रहे, ओके वार तो चलते रहे, किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ओके कॉन्स्टेंटिनोपल इज द नेम ऑफ ओके प्लेस, वहाँ पर एक संधि रखा गया एंड उसके थ्रू ओके ग्रीक क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट नेशंस हो गए। अब जब ग्रीक इंडिपेंडेंट नेशन हो गए तो वो ओके बाकी यूरोपियन कंट्री के लिए फिर क्या बन गए, इंस्पिरेशंस बन गए आगे। ओके अरे हम भी ओके रेवोल्यूशन करेंगे, लड़ेंगे तो हमें भी क्या मिल जाएंगे, आज़ादी मिल जाएंगे। क्योंकि अगर हमारे भी हिस्ट्री देखा जाए तो हमारी हिस्ट्री में ओके हमारे लोग भी, हमारे देश भी किसी के कंट्रोल में नहीं था, हमारे देश भी इंडिपेंडेंट आज़ाद देश हुआ करते थे। आज ओके ये जो कंट्रोल कर रहा है ये सही नहीं, ओके हमें भी क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए। जिस हिसाब से ओके ग्रीस को क्या मिला है, इंडिपेंडेंस मिला है, जिस हिसाब से ओके रेवोल्यूशंस के कारण फ्रांस में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आए हैं, ओके जिस हिसाब से यहाँ पर जो बेल्जियम है, ओके बेल्जियम नीदरलैंड से क्या हो गया, एक ओके अलग होकर इंडिपेंडेंट ओके कंट्री हो गया है, तो हमें भी ओके रेवोल्यूशन करना चाहिए। तो इस तरह से ओके पूरे यूरोप में ओके उस टाइम का ओके ये जो वहाँ का कंडीशंस था ओके इस तरह से क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। कोई भी चीज़ क्या नहीं था, स्टेबल नहीं था। ओके कहीं पर रेवोल्यूशन हो रहा है, कोई ओके अपना आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तो ये था ओके एज ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ 1830 to 48। फाइनली 1848 में हम लोग ओके क्लास 9 में भी पढ़ते हैं कि नहीं, 1848 में और यहाँ पर भी पढ़े थे, फ्रांस रेवोल्यूशंस के थ्रू टोटली ओके फ्रांस फिर क्या हो जाते, रिपब्लिकन कंट्री हो जाते। और उसके बाद जो स्लेवरी सिस्टम था ओके फ्रांस में, फ्रांस के कॉलोनीज में भी ओके बहुत सारा स्लेव्स था, तो उन्हें भी क्या कर दिया गया, आज़ादी ओके यानी कि फ्रीडम दे दिया गया था 1848 के रेवोल्यूशंस के दौरान। तो अब हम देखते हैं ओके रोमांटिक इमेजिनेशंस ओके एंड द नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड ओके नेशनल फीलिंग, ये जो रोमांटिसिज्म है ओके ये क्या है, कल्चरल मूवमेंट, इसे हम क्या भी कह सकते, कल्चरल मूवमेंट, कल्चरल मूवमेंट। ओके अब इसमें रोमांटिसिज्म यानी कि ओके जो रोमांटिसिज्म को ओके फॉलो करते थे रेवोल्यूशनरीज, तो उन लोगों ने किसके ऊपर ओके ज़्यादा क्या किया, फोकस किया। तो उन लोगों ने फोकस किया है, फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल ओके फीलिंग्स। इमोशंस ओके यू नो दैट फीलिंग्स, ओके इंट्यूशन मीन्स ओके अंदाज़ा लगाना, ओके अंदाज़ा लगा कर भी ओके बहुत सारा चीज़ ओके हम लोग क्या कर सकते और लोगों को ओके इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं ओके किसी किसी चीज़ ओके या तो किसी चीज़ के बारे में बताकर। उसी तरह से ओके मिस्टिकल फीलिंग हो गया, ऐसा चीज़ ओके जो हमारे अर्लियर पीरियड में यानी कि हमारे पास्ट पीरियड में ओके जो इंसिडेंट घटा हो उस चीज़ को फिर से ओके लाकर, उस चीज़ को फिर से लाकर ओके लोगों के सामने रख कर ओके लोगों को इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं और ओके अपने देश प्रति जो भक्ति ओके उसे क्या कर सकते, बढ़ा सकते और ओके उसका ओके डेवलप्ड करवा सकते। तो इस चीज़ में ओके उन लोगों ने फोकस किया रोमांटिसिज्म ने। ओके एंड इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स के लिए ओके उन लोगों ने ज़्यादातर ओके किसके ऊपर फोकस किया, कॉमन पास्ट कल्चर यानी कि ओके पास्ट में जो कॉमन कल्चर था ओके उसके ऊपर फोकस किया। किस तरह से ओके पास्ट के टाइम में ओके हमारे कल्चर एक ही तरह का होता था, इस तरह था ओके वो कल्चर ओके बहुत ही अच्छा ओके कल्चर के बारे में ओके उन लोगों ने ओके ढूंढ कर ओके लोगों के सामने प्रस्तुत किया ताकि ओके अपने देश प्रति ओके उन लोगों का प्यार यानी कि ओके भक्ति क्या हो जाए, बढ़ जाए। उसी तरह से ओके कलेक्टिव हेरिटेज यानी कि हमारे अर्लियर पीपल ने हमारे ओके देश में जो जो ओके करके छोड़े थे ओके उस चीज़ को फिर से ओके उस चीज़ का ओके गाथा गाकर यानी कि उसका स्टोरी बोलकर रोमांटिसिज्म ने नेशनलिज्म्स को यानी कि नेशन स्टेट को क्रिएट करने की कोशिश की है। ओके दूसरा चीज़ उन लोगों ने किस में फोकस किया, फोक ओके फोक कल्चर में। फोक कल्चर में अगर बात करें ओके हम जोनन गॉटफ्राइड का, ये जर्मन का ओके था, जर्मन का ओके ये आर्टिस्ट था। उसने क्या किया कि जर्मन जो कल्चर है वो किस में होना चाहिए, दास वोल्क में होना चाहिए। दास वोल्क मीन्स कॉमन पीपल, दास वोल्क मीन्स कॉमन पीपल।
ओके जर्मन में कॉमन पीपल को क्या कहते हैं, दास बोलके। यानी कि जोनान ओके गॉटफ्री फ्राइड का ओके ये कहना था कि जो जर्मन का कल्चर है, जर्मन का ओके कल्चर हर एक ओके जर्मन पीपल में होना चाहिए, तब जाकर ओके जर्मन के लिए वो क्या करेंगे, सोचेंगे, जर्मन नेशंस के लिए सोचेंगे, ये चीज़ बोला। और दूसरा चीज़ ओके उसने किस में ओके फोकस किया, ओके वोल्स ओके गेस्ट में, यानी कि टू स्पिरिट ऑफ वोल गेस्ट। ओके यानी कि ये जो नेशनलिज्म से ओके देश को नेशन स्टेट बनाने के लिए यहाँ का ओके लोगों में ओके जर्मन के लोगों में जो जर्मन कल्चर ओके रगो रगो में होना चाहिए, जर्मन के बारे में ओके सब चीज़ ओके होना चाहिए, ये चीज़ बोला है ओके द ट्रू स्पिरिट ऑफ वोल्गेस्ट। उसके बाद कलेक्शंस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ओके फोक कल्चर ओके फॉर नेशन बिल्डिंग। ओके यानी कि हमें क्या कर लेना चाहिए, जितना भी फोक कल्चर है हमारा, या तो ओके नया जर्मन कल्चर को क्रिएट करना होगा, और नहीं तो ओके हमारे जो ट्रेडिशनल ओके फोक कल्चर है जर्मन का ओके उसे कलेक्ट करके ओके लोगों के सामने क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा, लोगों को दिखाना होगा, लोगों को ओके रियलाइज करवाना होगा कि हमारे जर्मन ऐसे थे, हमारे जर्मन ओके इंडिपेंडेंट था, किसी के कंट्रोल में नहीं था, हमारे जर्मन ओके एक ही हुआ करते थे ओके छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ नहीं था ओके, जिसको बटा था किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ओके इस तरह का ओके चीज़ें बताना था। तो जोनान ओके गॉटफ्री फ्राइड का ओके ये ओके फोक कल्चर ओके रोमांटिसिज्म के थ्रू ओके हमें मिलते हैं। दूसरा है पोलिस का कैरोल कोरिन्स्पिंस्की। ओके तो उसका ये कहना था कि पोलिस ओके नेशनलिस्ट स्ट्रगल के लिए ओके उसने किसका इस्तेमाल किया, ओपेरास ओके एंड म्यूजिक का। यानी कि ये जो कैरोल ओके कोरिन्स्पिंस्की है उसने नेशनलिस्ट ओके स्पिरिट के लिए, यानी कि नेशन स्टेट के लिए, यानी कि नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए कोई वार नहीं लड़ा, उसने सिंपल ओके म्यूजिक ओके एंड डांस ओके के थ्रू ही ओके लोगों का दिल जीतने का ओके कोशिश किया है, लोगों को ओके इन्फ्लुएंस करने का कोशिश किया है। और ओके फोक डांस हो गया, दिखाकर ओके जो अपना लोकल ओके कल्चर यानी कि लोकल डांसेस को दिखाकर ओके ये बताने का कोशिश किया कि ये हमारा ओके ओरिजिनल है। जो आज के दिन ओके हम दूसरे देश के कंट्रोल में आकर ओके उन लोगों का कल्चर को फॉलो कर रहा है, वो सही नहीं है। इससे ओके हमारे देश धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। ओके हमारे देश का नाम ही क्या हो जाएंगे, ओके खत्म हो जाएंगे। जब देश में रहने वाले लोग ओके देश का नहीं रहा तो फिर क्या देश रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ओके उसने जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल यानी कि मूवमेंट को आगे बढ़ाए वो किसके थ्रू, ओपेराज एंड म्यूजिक एंड फोक डांस ओके फोक म्यूजिक के थ्रू ओके उसने बढ़ाए। ओके जिसको हम क्या कहते हैं, फोक कल्चर। ओके वो भी किस में आते, रोमांटिसिज्म में आते हुए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके थर्ड चीज ओके रोमांटिसिज्म ने क्या कहा कि वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर मीन्स ओके लोकल लैंग्वेज। उन लोगों ने लोकल लैंग्वेज के ऊपर क्या किया, फोकस किया। ओके तो उन लोगों ने क्या किया, टू रिकवर एंशियंट नेशनल स्पिरिट। ओके यानी कि जो हमारे अर्लियर टाइम में ओके जो हमारे देश का जो स्पिरिट था ओके उस स्पिरिट को फिर से हासिल करने के लिए ओके हमें क्या करना होगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा। तब जाकर ओके एकदम निम्न वर्ग यानी कि ओके कॉमन पीपल भी ओके जो हम लोग नेशनलिज्म ओके नेशन स्टेट के बारे में ओके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाकर ओके वो लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो उसीलिए ओके उन लोगों ने वर्नाकुलर लैंग्वेज को भी क्या किया, ओके इम्प्लीमेंट किया, यानी कि इससे भी जोड़ दिया। ओके इसके ऊपर उन लोगों ने फोकस किया। मॉडर्न नेशनलिस्ट ओके मैसेज टू ओके इलिटरेट, यानी कि अगर हम लोग लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, जो पढ़ा लिखा नहीं है ओके जो इलिटरेट पीपल है, तो उन लोगों को भी ओके हम लोग क्या कर सकते, समझा सकते। ओके उन लोगों को भी हम इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं कि ओके देश क्या है, तुम्हारा देश कौन सा है, ओके देश के लिए तुम्हें क्या करना है। ओके ये सब चीज़ ओके तो उसके लिए ओके उन लोगों ने वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। ओके लास्ट है हमारा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में अगर देखा जाए ओके यहाँ पर थोड़ा ओके हम लोग देखेंगे पोलैंड एंड रशिया का स्टोरी। पोलैंड ओके वाज कैप्चर्ड बाय रशिया, रशिया ने ओके पोलैंड को कैप्चर कर लिया। उसके बाद कैप्चर करने के बाद रशिया ने क्या किया कि पोलैंड में ओके स्कूल से भी रशियन पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया एंड वहाँ के लोगों को ओके ज़बरदस्ती रशियन लैंग्वेज ओके सीखने के लिए ओके बोला। रशियन लैंग्वेज ओके वाज इम्पोज्ड इन पोलैंड एंड
पोलिश लैंग्वेज वॉज रिमूव्ड इवन फ्रॉम द स्कूल। ओके, यानी कि स्कूल में भी अब कौन सा लैंग्वेज चलेंगे, रशियन लैंग्वेज ही चलेंगे। तो 1831 में ओके उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाए थे, ओके रेबेलियन भी किया था, रिवोल्ट किया था, लेकिन उसे क्या कर दिया, सप्रेस्ड कर दिया। उसके बाद ओके पोलिश लैंग्वेज अब वहाँ पर सिर्फ कौन यूज़ कर रहे थे, जो प्रीस्ट एंड बिशप होते चर्च में, ओके जो क्रिश्चियन का ओके संडे क्लास होते, तो क्लास में जितना भी पोलिश पीपल जाते थे ओके वहाँ पर वो लोग पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वहाँ पर ओके रशियन ओके आर्मीज नहीं आते थे चेक करने के लिए, तो वहीं पर सिर्फ वो लोग रशियन लैंग्वेज का ओके इस्तेमाल कर पाते थे। लेकिन जब ओके ये बात पता चला रशियन ओके को, तब उन लोगों ने वो जितना भी ओके प्रीस्ट एंड बिशप्स थे ओके जो रशियन पोलिश लैंग्वेज का यूज कर रहे थे, उन लोगों को देश से निकाल दिया, निकाल कर ओके साइबेरिया भेज दिया, साइबेरिया भेजा ओके, लेकिन बोला कि ओके तुम लोगों को वहां जाकर क्या करना है, अपना धर्म के बारे में, क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में प्रचार करना है, लेकिन कौन सा लैंग्वेज में, रशियन लैंग्वेज में। यानी कि ओके ये जो स्टोरी ओके ये बता रहा है कि यहाँ पर पोलैंड में वहाँ के लोगों ने लैंग्वेज को एक हथियार बनाया, क्या करने के लिए, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए, एंड लोगों को एक करवाने के लिए, ओके नेशनलिज्म को डेवलप करवाने के लिए और नेशन स्टेट क्रिएट करने के लिए। ओके पोलैंड में हम लोग देख सकते हैं कि किसका यूज हुआ है, लैंग्वेज का। लैंग्वेज ओके बिकेम द मेन वेपन्स ओके फॉर द पोलिश पीपल टू फाइट अगेंस्ट द रशिया एंड टू डेवलप्ड नेशनलिज्म इन पोलैंड। तो ये ग्रिम ब्रदर ओके ये भी जर्मन का ही ओके एक स्टोरी है, ओके ग्रिम ब्रदर्स फोक टेल्स एंड ओके नेशन बिल्डिंग। तो यहाँ पर ये जो दो भाई दिख रहे हैं ओके यहाँ पर फोटो में, ये जैकब एंड विलियम ग्रिम है। तो इन लोगों ने क्या किया, जर्मन सिटी में ओके, ये जर्मन सिटी ऑफ हैनो में ओके 1758 में जैकब का जन्म हुआ था, 1786 में ओके विलियम ग्रिम का। तो इन लोगों ने 6 साल ओके विलेज टू विलेज जाकर उन लोगों ने क्या किया, और टाइम स्पेंड किया, क्या करने के लिए, फॉक टेल्स कलेक्ट करने के लिए, ओके बोथ चिल्ड्रन के लिए एंड एडल्ट के लिए भी, ओके बड़े बड़े आदमी के लिए भी एंड बच्चों के लिए भी ओके उन लोगों ने फॉक टेल्स ओके कलेक्ट करना शुरू किया। 1812 में ओके उन लोगों ने फर्स्ट कलेक्शंस क्या भी कर लिया, पब्लिश्ड भी किया। उसके बाद ओके जर्मन लैंग्वेज का 33 वॉल्यूम डिक्शनरी भी ओके उन लोगों ने क्या किया, पब्लिश्ड किया। एंड वो लोग लिबरल पॉलिटिक्स में भी क्या था, एक्टिव था, ओके एंड वो लोग ये कहते थे कि फ्रेंच का ओके डोमिनेशन ओके जर्मन के ऊपर नहीं आना चाहिए, यानी कि एक्टिव ओके एंड ऑल्सो ओपन दैट फ्रेंच डोमिनेशन एज थ्रेट टू ओके जर्मन कल्चर। अगर ओके फ्रांस इस तरह से ओके आगे बढ़ेंगे, इस तरह से ओके डेवलप करते जाएंगे, तो एक दिन फ्रांस का ओके कंट्रोल जर्मन में भी ओके आ जाएगा। उसके बाद फ्रांस का टोटल ओके डोमिनेशन जर्मन के ऊपर हो जाएंगे एंड जर्मन का कल्चर ओके धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यानी कि जर्मनी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए ओके भी हमें क्या करना है, हमारे फोक टेल्स ओके को क्या करना है, हमें पढ़ना है, हमारे जो भी लोकल स्टोरीज ओके हमारे देश के बारे में ओके जो भी लोकल स्टोरीज ओके उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए ओके उन लोगों ने वो जो फोक टेल्स था ओके एंड जर्मन लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा क्या किया, ओके फोकस किया गया। एंड इसी को ओके उन लोगों ने क्या किया, जर्मन नेशनलिस्ट ओके और नेशनल आइडेंटिटी के रूप में भी ओके उन लोगों ने प्रस्तुत किया। यही ओके हमारे लिए एक मेन वेपन होगा कि नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए, जर्मन को ओके जर्मन बनाने के लिए ओके हमें क्या करना होगा, फोक टेल्स ओके जर्मन लैंग्वेज का क्या करना होगा, यूज करना होगा। नहीं तो एक दिन ओके फ्रांस का डोमिनेशंस ओके बढ़ जाएगा और धीरे धीरे ओके जर्मन का कल्चर भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ओके तो ये ग्रिम ओके ब्रदर्स का ये कहना था। और उसके बाद हंगर, हार्डशिप एंड ओके पॉपुलर रिवोल्ट। यहाँ पर देखते हो कि यूरोप इन 1830s में क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ओके ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि ओके वहाँ का पॉपुलेशंस एकदम से क्या हो जाते, बढ़ जाते, ओके एकदम पॉपुलेशंस बढ़ गए। एंड पॉपुलेशंस ओके बढ़ने के कारण ओके जॉब ढूंढने वाला ज़्यादा हो गया, ओके एम्प्लॉयर्स ओके जॉब देने वाले से ज़्यादा जॉब ओके ढूंढने वाला ज़्यादा हो गया। बहुत सारा ओके पीपल विलेज एरिया से ओके टाउन एरिया जा रहे थे, क्या ढूंढने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, काम ढूंढने के लिए। एंड स्मॉल प्रोड्यूसर जो थे ओके अब उन लोग को भी कम्पीट करना पड़ रहा था, किसके साथ,
ओके इंडस्ट्रियल ओके चिप प्रोडक्शन के साथ, क्योंकि उस टाइम ही ओके यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो गया एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के कारण प्रोडक्शंस बहुत बढ़ रहे थे एंड प्रोडक्शंस बढ़ने के कारण ओके जो वो लोग सामान ओके सस्ते दाम में बेच रहे थे, उसके कारण से जो स्मॉल प्रोड्यूसर स्पेशली कॉटेज इंडस्ट्री का, कॉटन ओके टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ओके कंपटीशंस यानी कि प्रॉब्लम्स क्या करना पड़ा, झेलना पड़ा। और उसके साथ साथ ओके उन लोग के ऊपर फ्यूडल सिस्टम का बर्डन तो था ही था। फ्यूडल सिस्टम मीन्स यू नो डैट ओके जो गरीब पीपल को ओके मालिक के घर में जाकर फ्री सर्विस देना होता था। तो उसके बाद ओके ये सब ओके प्रॉब्लम होते हुए भी ओके एरिस्टोक्रेसी ओके अपने ओके पावर को इंजॉयट कर रहे थे एंड उसी के साथ साथ ओके फूड का प्राइसेस भी बढ़ जाते इवन टाउन एंड ओके कंट्री एरिया में। अगर 1845 में साइलेसिया में देखा जाए तो यहाँ पर वेबर्स ने क्या किया, रिवोल्ट स्टार्ट किया, किसके खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। क्यों किया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने उन लोगों का पेमेंट क्या कर दिया, घटा दिया, रिड्यूस्ड कर दिया। ओके वो लोग क्या कर रहे थे, मौका का फायदा उठा रहे थे, काम नहीं था ओके जितना भी ओके पैसे देंगे, कम पैसे देंगे भी ओके वो लोग काम करेंगे ओके, इसी का फायदा उठाकर ओके वो लोग कम पेमेंट दे रहे थे। करीब ओके 18,000 ओके इनहेबिटेंट ओके ऑफ साइलेसिया किसके ऊपर डिपेंडेंट करते थे, ओके वेविंग काम करते थे। तो 4 जून ओके 2 बजे ओके वो लोग कॉन्ट्रैक्टर के घर ओके गए और उसके बाद वो डिमांड करने लगी कि ओके पेमेंट क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने ओके फुलफिल नहीं किया, उल्टा ओके उन लोगों को ओके पिटने की ओके धमकी ओके दिया। तो उसी के कारण ओके उन लोग के बीच क्या हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। बहुत सारे वेबर भी मारे गए ओके, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ से ओके भगा भी दिया। तो ये घटना घटी थी ओके 1845 में साइलेसिया में। फ्रांस 1848 आई टोल्ड यू दैट ओके वहाँ पर फूड शॉर्टेज ओके एंड लार्ज अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ओके फिर से वहाँ पर रेवोल्यूशन हो गया। रेवोल्यूशंस के बाद ओके फ्रांस अब फिर टोटली क्या हो गया, रिपब्लिकन नेशन हो गया ओके। उसके साथ साथ वहाँ पर नए संविधान ने वोटिंग राइट भी दे दिया सब मेल्स को, लेकिन फीमेल्स को नहीं दिया। जितना भी मेल्स है ओके जिसका उम्र यानी कि एज 21 ईयर्स का ओके वो सभी को क्या देंगे, वोटिंग राइट देंगे। उन लोगों ने गारंटेड ओके राइट टू वर्क भी दे दिया ओके, यानी कि हम जो हमारे सरकारी रिपब्लिकन गवर्नमेंट ओके वो सबको क्या देंगे, जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। एंड उन लोगों ने क्या भी सेटअप किया, नेशनल वर्कशॉप क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंट प्रोवाइड करने के लिए ओके उन लोगों ने नेशनल वर्कशॉप भी क्या किया, स्टार्ट किया। किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को ओके हम लोग क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं ओके। तो इसके लिए ओके वो लोग क्या भी करने लगे, काम करने लगे ओके। ये था हमारा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट में। नाउ ओके नेक्स्ट है हमारे 1848 फ्रेंच रेवोल्यूशंस ओके ऑफ द लिबरल्स ओके। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्विंग पेजेंट ओके एंड वर्कर्स का ओके रिवोल्ट तो था ही था ओके। पुअर पीपल तो रिवोल्ट कर ही रहे थे ओके, जो खाना का प्राइसेस बढ़ने के कारण। अनएम्प्लॉयमेंट ओके वो लोग अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट के लिए यानी कि जॉब के लिए ओके वो लोग रेवोल्यूशंस कर ही रहे थे। उसके बाद स्टार्विंग पेजेंट यानी कि जो भूखा पेजेंट है ओके, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि ओके दाम बढ़ गया ओके, काम नहीं है, काम करेंगे भी ओके पैसे कम मिलेंगे ओके, ऐसे लोग। एंड बहुत सारे वर्कर्स रिवोल्ट तो कर ही रहे थे ओके। 1848 में फ्रेंच रेवोल्यूशंस फिर से क्या बन गए, इंस्पिरेशंस बन गए। किसके लिए इंस्पिरेशंस बन गए ओके, जर्मनी, पोलैंड, इटली ओके, ऑस्ट्रो ओके, हंगेरियन एम्पायर के लिए फिर से क्या बन गए, इंस्पिरेशंस बन गए। क्योंकि 1848 में फिर से फ्रांस में क्या हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था। एंड रेवोल्यूशंस के दौरान फिर से ओके फ्रांस क्या बन गए थे, रिपब्लिकन गवर्नमेंट बन गए थे ओके। अब जर्मन, पोलैंड, इटली ओके, ऑस्ट्रो हंगेरियन भी क्या डिमांड करने लगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ओके विद नेशनल यूनिफिकेशन, यानी कि ओके उन लोगों को भी अब क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। एंड ओके उन लोगों को भी एक ओके इंडिपेंडेंट क्या चाहिए, नेशन चाहिए। उन लोगों ने डिमांड किया कि ओके हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ओके, हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए ओके, हमें क्या चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए। एंड ओके ये जो डिमांड कर रहे ओके किससे इंस्पिरेशंस यानी कि मिला उन लोगों को, फ्रेंच रेवोल्यूशंस ऑफ ओके 1848। नाउ ओके जितना भी ओके यहाँ पर जर्मन का अगर हम लोग देखते, जर्मन में ओके जो वहाँ के एजुकेटेड पीपल थे ओके, उन लोगों ने ओके मिलकर एक क्या बनाते ओके, वो लोग भी फ्रांस की तरह, फ्रांस में ओके नेशनल असेंबली जिस तरह से बनाए थे, उन लोगों ने भी क्या किया, ऑल जर्मन ओके नेशनल असेंबली क्या किया, फॉर्म किया इलेक्शंस के थ्रू। एंड ओके 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिलकर ओके उन लोगों ने
जर्मन के लिए एक संविधान बनाया। कितना मेंबर था? 831। ओके, इलेक्टेड मेंबर, उससे ओके लोगों ने ओके वोटिंग के थ्रू चुनकर ओके उन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाए थे। उन लोगों ने नया संविधान बनाया एंड वो संविधान लेकर ओके ये जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली ओके वो किसके पास गए? फ्रेडरिच ओके विलियम IV के पास गए ओके, जो उस टाइम प्रूसिया का किंग था। क्योंकि जर्मनी और प्रूसिया ओके वो पहले ओके क्या था? एक ही ओके पॉलिटिकल एरिया यानी कि ओके एक ही टेरिटोरी के अंदर आते थे। तो वो लोग फ्रेडरिच ओके विलियम IV के पास गए थे, लेकिन उसने क्या कर दिया? उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फ्रेडरिच ने ओके एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री एंड अदर मोनार्की ओके दूसरे ओके बाकी मोनार्की को ओके साथ मिलकर ये जो रेवोल्यूशंस था ओके ऑल जर्मन नेशनल असेंबली का ओके वहीं पर क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ओके, खत्म करने के बाद इलेक्टेड असेंबली को भी क्या कर दिया? ओके खारिज कर दिया। अब उसके बाद क्योंकि ओके हम लोग देखते हैं 1815 के बाद तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका चलेंगे? मोनार्की का ही चलेंगे। ओके, ये उन लोगों ने क्या किया था? डिसाइड किया था। तो ये तो हो गया ओके नेशनल असेंबली, यहाँ पर जो जर्मन का नेशनल असेंबली। लेकिन व्हाट अबाउट द राइट ऑफ द वुमेन? तो यूरोप में ओके चाहे ओके जितने बार भी रेवोल्यूशन हुआ है ओके वुमन के राइट के लिए शायद ओके उसे क्या कर दिया गया? नज़रअंदाज ओके कर दिया गया है। जर्मन में ओके सभी को वोटिंग राइट मिला था, लेकिन वुमेन्स को नहीं दिया गया। सिर्फ ऑब्जर्वर बनाकर ओके जहाँ पर वोटिंग हो रहे थे यानी कि जहाँ पर ओके डिसीजंस हो रहे थे, बैठक हो रहे थे, उन लोगों को ऑडियंस बनाया था, लेकिन ओके वोटिंग राइट उन लोग को भी वहाँ पर नहीं दिया गया। फ्रांस में भी ओके हम लोगों ने देखा 1848 में ओके जो रेवोल्यूशंस के कारण फिर से रिपब्लिकन बने, सभी मेल को जो 21 ईयर्स ओके अबव का जो भी मेल से ओके सभी लोगों को वोटिंग राइट दिया, लेकिन ओके वुमेन्स को वहाँ पर नहीं दिया गया। यानी कि ओके यूरोप में भी ओके वुमेन्स का कंडीशंस उस टाइम क्या नहीं था? ओके ठीक नहीं था, ओके अच्छा नहीं था। तो फाइनली यहाँ पर देखते हैं अब कंजर्वेटिव फोर्सेस कुड नॉट रिस्टोर ओल्ड मोनार्की आफ्टर 1848 ओके टू एंड रेवोल्यूशन कंसेशंस वर ग्रांटेड टू द ओके लिबरल नेशनलिस्ट। तो यहाँ पर देखिए अब 1848 में जब ओके फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, फिर से फ्रांस में रिपब्लिकन गवर्नमेंट आया, यानी कि ओके कंजर्वेटिव ने जो पहले ओके ये उन लोगों ने क्या किया था? एकदम से ओके उन लोगों ने प्रण लिया था कि हम लोग ओके अब यूरोप में सिर्फ और सिर्फ मोनार्की का ही रूल क्या करेंगे? चलाएंगे। तो वो फिर से क्या हो गया? फेल हो गया। क्योंकि ओके फिर 1848 में जब फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद चेंजेस आने के बाद बहुत सारा देश में ओके क्या आया? उन लोगों ने अपना इंडिपेंडेंट नेशंस के लिए ओके रिपब्लिकन गवर्नमेंट के लिए उन लोगों ने डिमांड करना ओके शुरू किया था। तो अब लगा कि ओके अब ओके टोटली हम मोनार्की सिस्टम तो ओके क्या नहीं कर सकते? स्टैब्लिश नहीं कर सकते। ओके तो रेवोल्यूशंस होने से अच्छा ओके हम लोग क्या करें कि लिबरल नेशनलिस्ट को हम थोड़ा क्या दे देंगे? ओके कंसेशन दे देंगे, उन लोग के साथ ओके मिलकर ओके काम करेंगे तो मोनार्की क्या हो सकते? स्टैब्लिश्ड हो सकते। ओके ये अब सोच आ गए ओके कंजर्वेटिव का। अगर बात करें ईस्ट सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप का, तो वहाँ पर तो ओके मोनार्की सिस्टम में बहुत सारा चेंजेस आ चुका था। ओके वहाँ का सर्वडम ओके सिस्टम फिनिश्ड हो चुके थे, बॉन्डेड लेबर ओके उन लोगों ने एबोलिश कर चुके थे। यानी कि हंगेरी में भी देखा जाए तो ओके वहाँ का जो हैब्सबर्ग एम्पायर है ओके 1867 में हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में था ओके हंगेरी। अब हंगेरी भी क्या हो चुकी थी? ओके एकदम इंडिपेंडेंट, यानी कि उसे ऑटोनोमस पावर ओके मिल चुका था, जबकि ओके पहले वो हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में था ओके 1867 तक। तो ओवरऑल ओके व्हाट वी कैन सी हियर कि कंजर्वेटिव ओके फिलहाल ओके यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ओल्ड मोनार्की सिस्टम है ओके उसे तो वो लोग क्या नहीं कर पाए? रिस्टोर नहीं कर पाए। ओके जैसे वो लोग कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन 1848 में फिर से ओके उन लोगों का कोशिश क्या हो गया? फेल्ड हो गया। क्योंकि फिर से रिपब्लिकन ओके गवर्नमेंट के बारे में क्या करने लगे? लोग डिमांड करने लगे। तो उन लोगों ने ये सोच बनाया कि ओके अब हमें रेवोल्यूशनरी ओके नेशनलिस्ट को ओके थोड़ा कंसेशन देकर ओके उन लोग के साथ मिलकर ओके शायद हम लोग सरकार को चलाएंगे, तब ओके हमारे मोनार्की सिस्टम रहेगा। नहीं तो मोनार्की सिस्टम ओके एक दिन टोटली क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। इस तरह का ओके डेवलपमेंट या तो चेंजेस हम लोग देख सकते, किसके कारण से? 1848 जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था ओके उसके बाद तो पूरे ओके जर्मन से लेकर ओके पोलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया ओके उसके बाद हंगेरी हो गया, यहाँ पर भी ओके इटली हो गया, यहाँ पर भी लोग क्या करने लगे? नेशनलिज्म ओके लिबरलिज्म, नेशन स्टेट,
ओके रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए वो लोग क्या करने लगे, रेवोल्यूशंस करने लगे। तो ये था ओके आज का हमारा क्लास। ओके होप ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। तो इसी तरह से ओके फिर से हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके हैव अ नाइस टाइम्स। ओके एंड इसी तरह से अच्छे से पढ़िए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।